काले पहाड़ों का रहस्य। मैंने हमेशा सोचा था कि पहाड़ों में शांति और सुकून होता है, इसलिए जब मुझे शहर की भीड़भाड़ से दूर भागना था तो मैंने हिमाचल प्रदेश के एक छोटे अनजान गांव काला पानी का रुख किया। मैं एक फोटोग्राफर हूं और मुझे उम्मीद थी कि इस शांत जगह की तस्वीरें मुझे एक नई ऊर्जा देंगी। मैं अकेला था, अपने कैमरे और कुछ जरूरी सामान के साथ। गांव तक पहुंचने के लिए एक सुनसान पथरीला रास्ता था जिसके दोनों ओर घने देवदार के पेड़ खड़े थे। सूरज ढल रहा था और पहाड़ों पर एक अजीब सी काली छाया फैल रही थी जिसने मेरे मन में एक अज्ञात भय पैदा कर दिया। गांव में पहुंचकर मैंने एक छोटे से गेस्ट हाउस में कमरा लिया जो लकड़ी का बना था और पुरानी खुशबू से भरा हुआ था। रात होते ही बाहर का सन्नाटा गहरा होता गया। मैं अपनी खिड़की से बाहर देख रहा था जहां चांद की रोशनी में पहाड़ और भी रहस्यमय लग रहे थे। तभी मुझे दूर से एक धीमी उदास आवाज सुनाई दी। ये किसी महिला के गाने जैसी थी पर उसमें अजीब सा दर्द था। मैंने सोचा यह शायद कोई लोकगीत है, पर इतनी रात गए और इस सुनसान जगह में आवाज रुक गई और सन्नाटा और भी गहरा हो गया, जैसे कुछ छिपा रहा हो। अगले दिन मैंने गांव के आसपास की पड़ताल शुरू की। गांव के लोग शांत और कम बोलने वाले थे। जब मैंने उनसे पहाड़ों के बारे में पूछा तो उनकी आंखों में एक अजीब सा डर दिखाई दिया। एक बूढ़े आदमी ने मुझे सलाह दी कि मैं सूर्यास्त के बाद पहाड़ों में अकेला ना जाऊं। वहां कुछ ऐसी चीजें हैं बेटा जो अच्छी नहीं, उसने चेतावनी दी। मैंने उसकी बात को अंधविश्वास समझा, पर फिर भी मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। शाम को जब मैं एक ऊंची पहाड़ी पर तस्वीरें ले रहा था तो मुझे फिर वही उदास आवाजें सुनाई दी, पर इस बार वह ज्यादा नजदीक थी। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे ठीक पीछे खड़ी होकर गा रहा हो। मैं पलटा, पर वहां कोई नहीं था सिवाय ठंडी हवा के झोंके के। रात को गेस्ट हाउस में मैं अपने कमरे में लेटा था, पर नींद नहीं आ रही थी। वही आवाज अब मेरे कानों में गूंज रही थी और इस बार उसमें कुछ शब्द भी थे जो अस्पष्ट थे, पर मुझे लग रहा था कि वे मेरा नाम पुकार रहे हैं। कमरे में ठंड बढ़ती जा रही थी और मुझे लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ मेरे बिस्तर के किनारे पर चल रहा हो। मैंने अपनी टॉर्च जलाई और पूरे कमरे में घुमाया, पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मेरी सांसें तेज हो गईं। क्या यह सिर्फ मेरा वहम था या ये पहाड़ सच में कुछ छिपा रहे थे? सुबह हुई और मैंने गेस्ट हाउस के मालिक से बात की। एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसकी आंखें ढकी हुई थीं। उसने मुझे बताया कि ये पहाड़ अज्ञात चीजों के लिए जाने जाते हैं। उसने कहा, साहब यहाँ बहुतों ने खोया है जो ज्यादा गहराई तक गए। उसकी आवाज में एक अजीब सी लाचारी थी। उसने मुझे गेस्ट हाउस के एक पुराने रजिस्टर को दिखाया जिसमें सालों से आने वाले यात्रियों के नाम थे। मैंने देखा कुछ नाम अचानक समाप्त हो गए थे, जैसे वे कभी वापस नहीं लौटे। मैंने देखा मेरे ठीक ऊपर वाले पन्ने पर एक नाम के आगे लिखा था, अज्ञात स्थान पर लापता। उस रात मैंने तय किया कि मैं उस आवाज का पीछा करूंगा, चाहे कुछ भी हो। मैं आधी रात को चुपचाप गेस्ट हाउस से निकला और उस पहाड़ी की ओर चल पड़ा जहां से आवाज आ रही थी। धुंध इतनी घनी थी कि मुझे अपना रास्ता मुश्किल से दिख रहा था। जैसे जैसे मैं ऊपर चढ़ता गया ठंड बढ़ती गई और उदास आवाज एक तेज चीख में बदल गई, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। मैं एक पुरानी गुफा के मुहाने पर पहुंचा। चीख गुफा के अंदर से आ रही थी। मैंने अपनी टॉर्च जलाई और अंदर झांका। गुफा अंधेरी और गहरी थी। जैसे ही मैं अंदर गया आवाज शांत हो गई, पर हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई गंध फैल गई। मैंने देखा गुफा के पत्थरों पर कुछ अस्पष्ट चित्र बने थे, जैसे कोई पुरानी रस्म या बलिदान। अचानक मेरे ठीक पीछे से एक ठंडी बर्फीली हवा का झोंका आया और मैंने महसूस किया कि कोई मेरे कंधे पर हाथ रख रहा है। मैंने पलटा, पर वहां कोई नहीं था। तभी गुफा के दीवारों पर मुझे कई छायाएं दिखाई दी जो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थीं। वे धुंधली थीं, पर उनकी आंखें चमक रही थीं। वे सभी महिलाएं थीं जिनके चेहरे दर्द और खालीपन से भरे थे। वे आवाजें थीं जो मुझे सुनाई दे रही थीं। ये पहाड़ उन महिलाओं की आत्माओं से भरे हुए थे जो यहाँ किसी अनुष्ठान का शिकार हुई थीं और हमेशा के लिए यहाँ फंस गई थीं, और मैं उनके अगले शिकार के तौर पर उनकी गुफा में घुस आया था। मैं गुफा से भागा जितनी तेजी से भाग सकता था। काले पहाड़ अब केवल रहस्य नहीं बल्कि एक भयानक सत्य थे, एक ऐसी जगह जहां आत्माएं हमेशा के लिए भटकती रहती थीं और मैं अकेला वहां फंस गया था। पुरातत्वविद का श्राप। मैं एक पुरातत्वविद हूं और हमेशा भारत के छिपे हुए इतिहास की तलाश में रहता हूं। इसी जुनून में मैं ओडिशा के एक सुदूर घने जंगल में पहुंचा जहां एक प्राचीन अज्ञात मंदिर के अवशेष छिपे होने की अफवाह थी। मैं अकेला था, अपने उपकरणों और नक्शे के साथ जंगली रास्तों से गुजरता हुआ। जंगल घना और अंधेरा था। पेड़ों की शाखाएं सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने नहीं दे रही थीं। हवा में मिट्टी, नमी और कुछ अजीब सी कड़वी गंध थी, जैसे पुरानी राख। यह जगह मुझे तुरंत अपनी ओर खींच रही थी। कई घंटों की तलाश के बाद मुझे आखिरकार जंगल के बीचों बीच पेड़ों से ढका हुआ एक प्राचीन मंदिर का द्वार मिला।
द्वार पत्थरों से बना था और उस पर अजीबोगरीब आकृतियां उकेरी गई थीं। मंदिर की इमारत खंडहर हो चुकी थी, पर उसकी विशालता अभी भी महसूस की जा सकती थी। मैं अंदर गया और देखा कि हॉल धूल और पत्थरों से भरा था। मैं अपनी टॉर्च से दीवारों पर बनी आकृतियों को देखने लगा। तभी मुझे एक अजीब सी धीमी धुन सुनाई दी, जैसे कोई प्राचीन मंत्र बुदबुदा रहा हो। आवाज बहुत कम थी, पर इतनी स्पष्ट कि मुझे लगा कोई मेरे पास ही खड़ा है। मैं धुन का पीछा करते हुए मंदिर के गर्भगृह में पहुंचा। गर्भगृह अंधेरा और नम था। बीच में एक टूटा हुआ शिवलिंग था और उसके चारों ओर कई छोटे छोटे जर्जर पुतले पड़े थे। धुन शिवलिंग के पास से ही आ रही थी। मैंने टॉर्च से शिवलिंग को देखने की कोशिश की और तभी मुझे महसूस हुआ कि हवा में ठंड बढ़ गई है और मंत्रों की आवाज तेज हो गई है। मुझे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे खींच रही हो। मैं झट से पीछे हटा। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। यह सिर्फ एक पुराना मंदिर नहीं था, यहां कुछ और भी था। रात हो चुकी थी और मैंने मंदिर के बाहर ही अपना टेंट लगाया। जंगल का सन्नाटा गहरा होता गया और मंत्रों की आवाज अब मेरे कानों में गूंज रही थी, इतनी तेज कि मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे लगा जैसे कोई मेरे टेंट के पास घूम रहा हो और मुझे अपने ऊपर किसी की नजर महसूस हुई। मैंने अपनी टॉर्च जलाई और टेंट से बाहर देखा, पर वहां कोई नहीं था। हवा में राख और कड़वाहट की गंध और भी तेज हो गई थी, इतनी तेज कि मेरा दम घुटने लगा। मुझे लगा जैसे कोई मुझे चेतावनी दे रहा हो। सुबह हुई और मैंने मंदिर के आसपास और भी खुदाई करने का फैसला किया। जैसे ही मैंने खुदाई शुरू की, मुझे जमीन के नीचे कुछ कड़ा सा महसूस हुआ। मैंने सावधानी से मिट्टी हटाई और देखा कि वहां एक पुराना मिट्टी का घड़ा दबा हुआ था। घड़ा बहुत पुराना था और उस पर अजीबोगरीब प्रतीक बने थे। जैसे ही मैंने घड़े को उठाया, हवा में मंत्रों की आवाज तेज हो गई और मुझे लगा जैसे जमीन कांप रही हो। घड़ा भारी था और उसके अंदर से कुछ हिलने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई जीवित चीज। मैंने घड़े को खोला। अंदर सिर्फ सूखी पट्टियां और कुछ पुराने सिक्के थे, पर उनमें से एक सिक्का अजीब सा था। वह किसी अज्ञात धातु का बना था और उस पर एक भयानक चेहरा उकेरा गया था। जैसे ही मैंने सिक्के को छुआ, मेरी आंखों के सामने सब कुछ घूम गया। मुझे कई भयानक दृश्य दिखाई दिए। एक प्राचीन अनुष्ठान, एक देवी की पूजा और फिर कई लोगों का बलिदान। मुझे समझ में आया कि यह मंदिर शापित था और यह घड़ा किसी प्राचीन शक्ति को रोकने के लिए दबाया गया था। सिक्का उस शाप का प्रतीक था। मेरे हाथ से सिक्का छूट गया और जैसे ही वह जमीन पर गिरा, जंगल में एक भयानक चीख गूंज उठी। पेड़ों की शाखाएं तेजी से हिलने लगीं और हवा में राख और खून की गंध फैल गई। मैंने देखा मंदिर के अवशेषों से कई छायादार आकृतियां निकल रही थीं। वे सभी लोग थे जिनके चेहरे दर्द और गुस्से से भरे थे। वे वही लोग थे जिनका बलिदान किया गया था और उनकी आत्माएं इस मंदिर में फंसी हुई थीं। अब वे मुझसे बदला लेने के लिए बाहर आ गई थीं। मैं भागा, जितनी तेजी से भाग सकता था, पर मुझे लगा जैसे वे छायाएं मेरा पीछा कर रही हैं। पुरातत्वविद का श्राप अब मेरे सिर पर था और मैं अकेला उस शापित जंगल में फंस गया था। रेलवे ट्रैक पर भटकती रूह। मैं एक रेलवे उत्साही हूं और अक्सर भारत के पुराने भूले हुए रेलवे मार्गों पर सफर करता हूं। मेरा अगला लक्ष्य था महाराष्ट्र के एक पहाड़ी इलाके से गुजरने वाली एक पुरानी नैरो गेज लाइन, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह अब इस्तेमाल में नहीं है। मैं अपनी बैकपैक के साथ अकेला था, पुरानी पटरियों पर चलता हुआ आसपास की प्रकृति का आनंद ले रहा था। जंगल घना था और हवा में मिट्टी, पत्तियों और कुछ अजीब सी लोहे की गंध थी। सूरज ढल रहा था और मैंने देखा कि पटरियों पर एक अजीब सी लालिमा फैल रही थी, जैसे किसी पुराने खून का निशान। करीब आधी रात के आसपास मैं एक छोटे टूटे हुए रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। स्टेशन वीरान था। प्लेटफॉर्म पर जंगली घास उग आई थी और दीवारों पर पुरानी पेंटिंग अब धुंधली हो चुकी थी। मैंने स्टेशन के एक कोने में अपना स्लीपिंग बैग बिछाया। तभी मुझे दूर से एक ट्रेन की आवाजें सुनाई दी, धीमी पर स्पष्ट, जैसे कोई पुरानी भाप वाली ट्रेन आ रही हो। मैंने सोचा यह सिर्फ मेरा वहम है, क्योंकि ये लाइन अब इस्तेमाल में नहीं थी। पर आवाज नजदीक आती गई और मुझे जमीन पर कंपन महसूस हुआ। मैंने प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर देखा और दूर से एक धुंधली रोशनी दिखाई दी जो तेजी से मेरी तरफ बढ़ रही थी। यह एक ट्रेन की हेडलाइट थी, पर उसकी रोशनी इतनी फीकी थी कि मुझे कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। ट्रेन की आवाज अब बहुत तेज थी और उसके हॉर्न की आवाज हवा में गूंज रही थी। मैं डर गया, पर मैं हट नहीं पाया, जैसे मैं जम गया हूं। ट्रेन मेरे पास से गुजरी और मैंने देखा कि वह एक पुरानी काली ट्रेन थी जिसके डिब्बे टूटे हुए थे और उनमें से धुआं निकल रहा था। ट्रेन के दरवाजे खुले थे और अंदर कोई नहीं था। ट्रेन मेरे पास से गुजरी
और भाप और लोहे की गंध इतनी तेज हो गई कि मेरा दम घुटने लगा। ट्रेन की आवाज दूर होती गई और फिर अचानक बंद हो गई, जैसे वह हवा में गायब हो गई हो। मैं कांप रहा था। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं थी। मैंने महसूस किया कि प्लेटफॉर्म पर ठंड बढ़ गई है और मुझे अपने पास किसी की उपस्थिति महसूस हुई। मैंने पलटा, पर वहां कोई नहीं था। तभी मैंने देखा कि प्लेटफॉर्म पर एक छोटे पुराने रेलवे गार्ड की टोपी पड़ी है जो धूल से ढकी थी। अगली सुबह मैंने स्टेशन के आसपास की पड़ताल शुरू की। मैंने देखा कि स्टेशन के पास एक पुराना कब्रिस्तान था जहां कई पुरानी कब्रें थीं जिन पर लोहे के क्रॉस लगे थे। एक कब्र पर एक पुराना पीला फूल पड़ा था। तभी मुझे दूर से एक धीमी उदास आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। आवाज कब्रिस्तान से आ रही थी। मैं कब्रिस्तान में गया और देखा कि सबसे पुरानी कब्र पर एक छोटा पुराना खिलौना ट्रेन पड़ा है जो टूटा हुआ था। रोने की आवाज खिलौना ट्रेन के पास से आ रही थी। मैंने खिलौना ट्रेन को उठाया और जैसे ही मैंने उसे छुआ, मेरी आंखों के सामने सब कुछ घूम गया। मुझे कई भयानक दृश्य दिखाई दिए। एक रेलवे दुर्घटना, एक ट्रेन का पटरी से उतरना और फिर कई लोगों की चीखें। मुझे समझ में आया कि यह सिर्फ एक पुराना स्टेशन नहीं था, बल्कि एक भयानक दुर्घटना का स्थान था जहां कई लोग मारे गए थे और यह भूतिया ट्रेन उन्हीं की आत्माओं को ले जा रही थी। खिलौना ट्रेन उस बच्चे की थी जिसकी आत्मा अभी भी यहां भटक रही थी। मेरे हाथ से खिलौना ट्रेन छूट गई और जैसे ही वह जमीन पर गिरा, रोने की आवाज एक भयानक चीख में बदल गई और कब्रिस्तान में कई छायादार आकृतियां उठने लगीं। वे सभी लोग थे जिनके चेहरे दर्द और गुस्से से भरे थे। वे वही लोग थे जो दुर्घटना में मारे गए थे और उनकी आत्माएं अभी भी यहां भटक रही थीं, अपनी ट्रेन का इंतजार कर रही थीं और मैं उनकी अगली शिकार था। मैं स्टेशन से भागा, पर मुझे लगा जैसे वे छायाएं मेरा पीछा कर रही हैं और वे रेलवे ट्रैक पर मेरे पास से गुजर रही हैं। रेलवे ट्रैक पर भटकती रूह अब मेरे लिए सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी भयानक सच्चाई थी जहां आत्माएं हमेशा के लिए फंसी हुई थीं और मैं अकेला वहां फंस गया था। मंदिर के पीछे का गहरा राजा। मैं अपनी आंतरिक शांति की तलाश में भारत के दक्षिणी भाग में एक आध्यात्मिक यात्रा पर था। इसी सफर में मैं कर्नाटक के एक सुदूर गांव में पहुंचा जहां एक बहुत पुराना और प्रसिद्ध मंदिर था। मंदिर अपनी प्राचीन वास्तुकला और रहस्यमय कहानियों के लिए जाना जाता था। मैं अकेला था, अपने विचार और भक्ति के साथ। गांव शांत और हरा भरा था और हवा में धूप, फूल और कुछ अजीब सी मिट्टी की गंध थी। मंदिर तक पहुंचने के लिए एक सुनसान पथरीला रास्ता था जिसके दोनों ओर घने पेड़ थे। सूरज ढल रहा था और मंदिर पर एक अजीब सी लालिमा फैल रही थी, जैसे कोई पुरानी रस्म हो रही हो। मैंने मंदिर में प्रवेश किया। मंदिर शांत और भव्य था और उसके हॉल में पुराने चित्र और मूर्तियां थीं। मैं एक बड़े हॉल में पहुंचा जहां एक देवी की मूर्ति थी। तभी मुझे दूर से एक धीमी उदास धुन सुनाई दी, जैसे कोई भजन गा रहा हो, पर उसमें अजीब सा दर्द था। आवाज बहुत कम थी, पर इतनी स्पष्ट कि मुझे लगा कोई मेरे पास ही खड़ा है। मैंने चारों ओर देखा, पर कोई नहीं था। मैंने सोचा ये शायद कोई भक्त है, पर इतनी देर रात और इस सुनसान जगह में। मैं धुन का पीछा करते हुए मंदिर के पिछले हिस्से में पहुंचा जहां एक छोटा सा बंद दरवाजा था। दरवाजा लकड़ी का बना था और उस पर अजीबोगरीब प्रतीक उकेरे गए थे। धुन दरवाजे के पीछे से आ रही थी। मैंने दरवाजे को छूने की कोशिश की, पर जैसे ही मेरा हाथ उसके पास पहुंचा, दरवाजे से एक ठंडी बर्फीली हवा का झोंका आया और मैंने महसूस किया कि हवा में फूलों और मिट्टी की गंध तेज हो गई है। मुझे लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने मेरा हाथ हटा दिया हो। मैं झट से पीछे हटा। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। रात हो चुकी थी और मैंने मंदिर के गेस्ट हाउस में रुकने का फैसला किया था। मैं अपने कमरे में लेटा था, पर नींद नहीं आ रही थी। वही धुन अब मेरे कानों में गूंज रही थी और इस बार उसमें कुछ शब्द भी थे जो अस्पष्ट थे, पर मुझे लग रहा था कि वे मुझे कुछ बता रहे हैं। कमरे में ठंड बढ़ती जा रही थी और मुझे लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ मेरे बिस्तर के किनारे पर चल रहा हो। मैंने अपनी टॉर्च जलाई और पूरे कमरे में घुमाया, पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मेरी सांसें तेज हो गईं। क्या यह सिर्फ मेरा वहम था या यह मंदिर सच में कुछ छिपा रहा था? अगले दिन मैंने गांव के लोगों से मंदिर के पीछे के दरवाजे के बारे में पूछा। एक बूढ़े पुजारी ने मुझे बताया कि वह दरवाजा सालों से बंद है और उसे कभी नहीं खोला गया है। उसने कहा, वहां कुछ ऐसा है बेटा जो अच्छा नहीं। कुछ आत्माएं वहां फंसी हुई हैं। उसकी आवाज में डर और चेतावनी दोनों थी। उसने मुझे जल्दी वहां से चले जाने को कहा। शाम को जब मैं मंदिर के पास घूम रहा था तो मुझे फिर वही धुन सुनाई दी, पर इस बार वह ज्यादा नजदीक थी और मुझे लगा जैसे कोई रो रहा हो। उस रात मैंने तय किया कि मैं उस दरवाजे को खोलूंगा, चाहे कुछ भी हो। मैं आधी रात को चुपचाप गेस्ट हाउस से निकला और मंदिर के पीछे के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा पुराना और भारी था, पर आसानी से खुल गया। अंदर एक अंधेरी नम सुरंग थी
सुरंग से ढुन और रोने की आवाज आ रही थी। मैं अपनी टॉर्च जलाई और अंदर गया। सुरंग गहरी और घुमावदार थी और उसकी दीवारों पर अजीबोगरीब प्रतीक बने थे, जैसे कोई पुरानी रस्म या बलिदान। जैसे ही मैं सुरंग के अंत में पहुंचा, मैंने देखा कि वहां एक छोटा सा कमरा था और उसके बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की पालकी पड़ी थी। पालकी पर एक महिला की मूर्ति रखी थी, जिसके चेहरे पर दर्द और आंसू थे। धुन और रोने की आवाज पालकी से आ रही थी। मैंने पालकी को छुआ और जैसे ही मैंने उसे छुआ, मेरी आंखों के सामने सब कुछ घूम गया। मुझे कई भयानक दृश्य दिखाई दिए। एक प्राचीन अनुष्ठान, एक देवी का शाप और फिर एक महिला का बलिदान, जिसे इस मंदिर में फंसा दिया गया था। मुझे समझ में आया कि यह मंदिर शापित था और यह महिला की आत्मा अभी भी यहां भटक रही थी, अपनी मुक्ति का इंतजार कर रही थी और मैं उसकी अगली उम्मीद था। मेरे हाथ से मूर्ति छूट गई और जैसे ही वह जमीन पर गिरी, महिला की चीख इतनी तेज थी कि मेरे कान सुन्न हो गए। कमरे में कई छायादार आकृतियां उठने लगीं। वे सभी लोग थे जिनके चेहरे दर्द और गुस्से से भरे थे। वे वही लोग थे जिन्होंने उस महिला का बलिदान किया था और उनकी आत्माएं अभी भी यहां भटक रही थीं और वे मुझे उस महिला की मदद करने से रोकने की कोशिश कर रही थीं। मैं सुरंग से भागा, पर मुझे लगा जैसे वे छायाएं मेरा पीछा कर रही हैं और वे मंदिर के पीछे से मेरे पास आ रही हैं। मंदिर के पीछे का गहरा राजा अब मेरे लिए सिर्फ एक कहानी नहीं था, बल्कि एक ऐसी भयानक सच्चाई थी जहां आत्माएं हमेशा के लिए फंसी हुई थीं और मैं अकेला वहां फंस गया था, हिमालय की बर्फीली घाटी में। मैंने हमेशा सोचा था कि हिमालय की ऊंचाइयां और उनका सन्नाटा मुझे मेरे जीवन के सवालों के जवाब देंगे। एक अकेला ट्रेकर, मैं उत्तराखंड की एक सुदूर बर्फीली घाटी की ओर बढ़ रहा था, जिसके बारे में स्थानीय लोग फुसफुसाते थे कि वह शापित है और वहां आत्माएं भटकती हैं। मुझे लगा कि यह सिर्फ अंधविश्वास है और मैं अपने कैमरे और कुछ जरूरी सामान के साथ आगे बढ़ गया। घाटी ठंडी और सुनसान थी। चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां और तेज हवाएं थीं। हवा में बर्फ, मिट्टी और कुछ अजीब सी कड़वी गंध थी, जैसे जली हुई लकड़ी। सूरज ढल रहा था और पहाड़ों पर एक अजीब सी काली छाया फैल रही थी, जिसने मेरे मन में एक अज्ञात भय पैदा कर दिया। करीब आधी रात के आसपास मैं घाटी के बीचों बीच एक पुरानी टूटी हुई झोपड़ी में पहुंचा। झोपड़ी लकड़ी की बनी थी और पूरी तरह से बर्फ से ढकी थी। मैंने झोपड़ी के अंदर अपना स्लीपिंग बैग बिछाया और आग जलाने की कोशिश की। तभी मुझे दूर से एक धीमी उदास आवाज सुनाई दी, जैसे कोई लोरी गा रहा हो, पर उसमें अजीब सा दर्द था। आवाज बहुत कम थी, पर इतनी स्पष्ट कि मुझे लगा कोई मेरे पास ही खड़ा है। मैंने चारों ओर देखा, पर कोई नहीं था। मैं बर्फीले पहाड़ों में अकेला था। मैं झोपड़ी में लेटा था, पर नींद नहीं आ रही थी। वही आवाज अब मेरे कानों में गूंज रही थी और इस बार उसमें कुछ शब्द भी थे जो अस्पष्ट थे, पर मुझे लग रहा था कि वे मुझे कुछ बता रहे हैं। झोपड़ी में ठंड बढ़ती जा रही थी और मुझे लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ मेरे स्लीपिंग बैग के किनारे पर चल रहा हो। मैंने अपनी टॉर्च जलाई और पूरे कमरे में घुमाया, पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मेरी सांसें तेज हो गईं। क्या यह सिर्फ मेरा वहम था या यह घाटी सच में कुछ छिपा रही थी? सुबह हुई और मैंने झोपड़ी के आसपास की पड़ताल शुरू की। मैंने देखा कि झोपड़ी के पास कई पुराने पत्थर के ढेर थे, जैसे कोई पुरानी कब्रें हों। एक ढेर पर एक पुराना फटा हुआ कपड़ा पड़ा था जो बर्फ से ढका था। तभी मुझे दूर से एक धीमी उदास आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। आवाज कब्रों से आ रही थी। मैं कब्रों के पास गया और देखा कि सबसे पुराने ढेर पर एक छोटा पुराना खिलौना पड़ा है जो टूटा हुआ था और खून के धब्बे से सना था। रोने की आवाज खिलौना के पास से आ रही थी। मैंने खिलौना को उठाया और जैसे ही मैंने उसे छुआ, मेरी आंखों के सामने सब कुछ घूम गया। मुझे कई भयानक दृश्य दिखाई दिए। एक हिमस्खलन, एक परिवार का विनाश और फिर कई लोगों की चीखें। मुझे समझ में आया कि यह सिर्फ एक पुरानी झोपड़ी नहीं थी, बल्कि एक भयानक दुर्घटना का स्थान था जहां कई लोग बर्फ में दब गए थे और यह भूतिया घाटी उन्हीं की आत्माओं को छिपा रही थी। खिलौना उस बच्चे का था जिसकी आत्मा अभी भी यहां भटक रही थी। मेरे हाथ से खिलौना छूट गया और जैसे ही वह जमीन पर गिरा, रोने की आवाज एक भयानक चीख में बदल गई और घाटी में कई छायादार आकृतियां उठने लगीं। वे सभी लोग थे जिनके चेहरे दर्द और गुस्से से भरे थे। वे वही लोग थे जो हिमस्खलन में मारे गए थे और उनकी आत्माएं अभी भी यहां भटक रही थीं, अपनी मुक्ति का इंतजार कर रही थीं और मैं उनकी अगली उम्मीद था। मैं झोपड़ी से भागा, पर मुझे लगा जैसे वे छायाएं मेरा पीछा कर रही हैं और वे बर्फीली हवा में मेरे पास से आ रही हैं। हिमालय की बर्फीली घाटी में भटकती रूह अब मेरे लिए सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी भयानक सच्चाई थी जहां आत्माएं हमेशा के लिए फंसी हुई थीं और मैं अकेला वहां फंस गया था। कोलकाता की पुरानी गलियों में। मैं एक लेखक हूं और हमेशा कहानियों की तलाश में रहता हूं। इसी तलाश में मैं कोलकाता की पुरानी भीगी हुई गलियों में पहुंचा। शहर अपनी ऐतिहासिक इमारतों, घनी आबादी और रहस्यमय कहानियों आ जाता है।
मैं अकेला था, अपने नोटबुक और पेन के साथ पुरानी गलियों में घूमता हुआ। बारिश हो रही थी और हवा में नमी, मिट्टी और कुछ अजीब सी पुराने कागजों की गंध थी। गलियां अंधेरी और घुमावदार थीं और हर गली में एक नई कहानी छिपी हुई लगती थी। सूरज ढल रहा था और इमारतों पर एक अजीब सी काली छाया फैल रही थी, जिसने मेरे मन में एक अज्ञात भय पैदा कर दिया। करीब आधी रात के आसपास मैं एक पुरानी जर्जर हवेली के पास से गुजरा। हवेली विशाल और भव्य थी, पर उसकी दीवारें टूट चुकी थीं और खिड़कियां खाली आंखों जैसी दिख रही थीं। हवेली के बाहर एक पुराना लोहे का गेट था जो हवा में चरमरा रहा था। मैंने हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। गेट पुराना और भारी था, पर आसानी से खुल गया। अंदर एक विशाल आंगन था जहां जंगली घास उगाई थी। हवा में मिट्टी, धूल और कुछ अजीब सी सड़ी हुई फूलों की गंध थी। मैं हवेली के कमरों की तलाशी लेने लगा। हर कमरा धूल और मकड़ी के जालों से भरा था। मैं एक बड़े हॉल में पहुंचा जहां दीवारों पर पुरानी धुंधली तस्वीरें लटकी हुई थीं। तभी मुझे दूर से एक धीमी उदास धुन सुनाई दी, जैसे कोई पुरानी लोरी गा रहा हो, पर उसमें अजीब सा दर्द था। आवाज बहुत कम थी, पर इतनी स्पष्ट कि मुझे लगा कोई मेरे पास ही खड़ा है। मैंने चारों ओर देखा, पर कोई नहीं था। मैं एक पुरानी भूली हुई हवेली में अकेला था। मैं धुन का पीछा करते हुए हवेली के पिछले हिस्से में पहुंचा, जहां एक छोटी सी कोठरी थी। कोठरी का दरवाजा खुला था और अंदर सिर्फ एक पुरानी टूटी हुई गुड़िया पड़ी थी। धुन गुड़िया के पास से ही आ रही थी। मैंने गुड़िया को छुआ और आवाज अचानक रुक गई। तभी मैंने महसूस किया कि कोठरी में अचानक ठंड बढ़ गई है और हवा में फूलों की गंध और भी तेज हो गई है, इतनी तेज कि मेरा दम घुटने लगा। मुझे लगा जैसे किसी अदृश्य हाथ ने मेरे हाथ से गुड़िया छीन ली हो। मैं झट से पीछे हटा। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। रात हो चुकी थी और मैंने हवेली के एक बड़े कमरे में रुकने का फैसला किया था। मैंने अपना स्लीपिंग बैग बिछाया। चांदनी हवेली की टूटी खिड़कियों से अंदर आ रही थी और दीवारों पर अजीबोगरीब छायाएं बना रही थीं। तभी मुझे उस हॉल से, जहां मैंने तस्वीरें देखी थीं, जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी। ये किसी छोटी बच्ची की आवाज थी, पर इतनी भयानक कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हंसी बढ़ती गई, जैसे कई बच्चे एक साथ हंस रहे हों। मैं अपनी टॉर्च लेकर हॉल की तरफ भागा। हॉल में अंधेरा और गहरा था। मैं अपनी टॉर्च से तस्वीरें देखने लगा और मैंने देखा कि उन धुंधली तस्वीरों में से एक तस्वीर में एक छोटी बच्ची की आंखें चमक रही थीं, जैसे वह मुझे देख रही हो। उसकी हंसी अब हॉल में चारों ओर गूंज रही थी और मुझे लगा जैसे वह मेरे चारों ओर नाच रही हो। मैंने महसूस किया कि कुछ छोटे छोटे पैर मेरे पास से गुजर रहे हैं और मुझे लगा जैसे कोई मेरे कपड़े खींच रहा है। मेरा डर चरम पर था। यह सिर्फ हंसी नहीं थी, यह एक भयानक खेल था जो बच्चे मेरे साथ खेल रहे थे। मैंने उस तस्वीर को छूने की कोशिश की, पर जैसे ही मेरा हाथ उसके पास पहुंचा, तस्वीर में मौजूद बच्ची की आंखें लाल हो गईं और उसके मुंह से खून निकलने लगा। हंसी अचानक एक चीख में बदल गई, इतनी तेज कि मेरे कान सुन्न हो गए। हवेली की दीवारें कांपने लगीं और छत से धूल और मलबा गिरने लगा। मुझे लगा जैसे पूरी हवेली मुझ पर गिर जाएगी। मैंने देखा हॉल के बीचों बीच कई छोटी छायादार आकृतियां धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठ रही थीं। वे सभी बच्चे थे जिनके चेहरे दर्द और गुस्से से भरे थे। वे हवेली में फंसे हुए बच्चे थे जिनकी आत्माएं यहां भटक रही थीं और मैं उनके खेल का नया हिस्सा बन गया था। अंधे कुएं का रहस्य। मैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता हूं और हमेशा भारत के भूले बिसरे इतिहास और स्थानीय किंवदंतियों की तलाश में रहता हूं। इसी खोज में मैं गुजरात के कच्छ जिले के एक सूखे वीरान गांव में पहुंचा, जिसके बारे में कहा जाता था कि यहाँ एक पुराना सूखा कुआं है जो शापित है। मैं अकेला था, अपने कैमरे और उपकरणों के साथ धूल भरी सड़कों पर चलता हुआ। गांव उजाड़ और शांत था। हवा में धूल, गर्मी और कुछ अजीब सी मिट्टी की गंध थी। सूरज ढल रहा था और रेगिस्तान पर एक अजीब सी लालिमा फैल रही थी, जिसने मेरे मन में एक अज्ञात भय पैदा कर दिया। करीब आधी रात के आसपास मैं गांव के बाहरी इलाके में टीलों के बीचों बीच एक पुराने सूखे कुएं के पास पहुंचा। कुआं पत्थरों से बना था और उस पर अजीबोगरीब प्रतीक उकेरे गए थे। कुएं का मुंह अंधेरा और गहरा था और उसके अंदर से एक अजीब सी सड़ी हुई गंध आ रही थी। मैंने कुएं के किनारे पर अपना टेंट लगाया। तभी मुझे कुएं के अंदर से एक धीमी उदास आवाज सुनाई दी, जैसे कोई लोरी गा रहा हो, पर उसमें अजीब सा दर्द था। आवाज बहुत कम थी, पर इतनी स्पष्ट कि मुझे लगा कोई मेरे पास ही खड़ा है। मैं टेंट में लेटा था, पर नींद नहीं आ रही थी। वही आवाज अब मेरे कानों में गूंज रही थी और इस बार उसमें कुछ शब्द भी थे जो अस्पष्ट थे, पर मुझे लग रहा था कि वे मुझे कुछ बता रहे हैं। टेंट में ठंड बढ़ती जा रही थी और मुझे लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ मेरे टेंट के किनारे पर चल रहा हो। मैंने अपनी टॉर्च जलाई और पूरे कमरे में घुमाया, पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया।
मेरी सांसें तेज हो गईं। क्या ये सिर्फ मेरा वहम था या ये कुआं सच में कुछ छिपा रहा था? सुबह हुई और मैंने कुएं के आसपास की पड़ताल शुरू की। मैंने देखा कि कुएं के किनारे पर कई पुराने मिट्टी के बर्तन पड़े थे जो टूट चुके थे। एक बर्तन पर एक पुराना फटा हुआ कपड़ा पड़ा था जो धूल से ढका था। तभी मुझे दूर से एक धीमी उदास आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। आवाज कुएं से आ रही थी। मैं कुएं के मुहाने पर गया और देखा कि अंदर एक छोटा पुराना खिलौना पड़ा है जो टूटा हुआ था और खून के धब्बे से सना था। रोने की आवाज खिलौना के पास से आ रही थी। मैंने खिलौना को उठाया और जैसे ही मैंने उसे छुआ, मेरी आंखों के सामने सब कुछ घूम गया। मुझे कई भयानक दृश्य दिखाई दिए, एक सूखा, एक अकाल और फिर कई लोगों की चीखें जो पानी के लिए तड़प रहे थे और इस कुएं में गिरकर मर गए थे। मुझे समझ में आया कि यह सिर्फ एक सूखा कुआं नहीं था, बल्कि एक भयानक त्रासदी का स्थान था जहां कई लोग प्यास से मर गए थे और यह भूतिया कुआं उन्हीं की आत्माओं को छिपा रहा था। खिलौना उस बच्चे का था जिसकी आत्मा अभी भी यहां भटक रही थी। मेरे हाथ से खिलौना छूट गया और जैसे ही वह जमीन पर गिरा, रोने की आवाज एक भयानक चीख में बदल गई और कुएं के अंदर से कई छायादार आकृतियां उठने लगीं। वे सभी लोग थे जिनके चेहरे दर्द और गुस्से से भरे थे। वे वही लोग थे जो प्यास से मर गए थे और उनकी आत्माएं अभी भी यहां भटक रही थीं, अपनी मुक्ति का इंतजार कर रही थीं और मैं उनकी अगली उम्मीद था। मैं कुएं से भागा, पर मुझे लगा जैसे वे छायाएं मेरा पीछा कर रही हैं और वे रेगिस्तान में मेरे पास से आ रही हैं। अंधे कुएं का रहस्य अब मेरे लिए सिर्फ एक कहानी नहीं था, बल्कि एक ऐसी भयानक सच्चाई थी जहां आत्माएं हमेशा के लिए फंसी हुई थीं और मैं अकेला वहां फंस गया था। केरल के बैकवाटर में एक डरावनी रात। मैं एक शांत छुट्टी के लिए केरल के प्रसिद्ध बैकवाटर आया था। शहर की हलचल से दूर मैंने एक हाउस बोट किराए पर ली और अकेले ही इस विशाल जलधारा के बीच सफर पर निकल पड़ा। मुझे हमेशा से पानी और हरियाली के बीच शांति मिलती थी, पर इस रात कुछ अलग महसूस हो रहा था। दिन ढल रहा था और बैकवाटर पर एक अजीब सा गहरा अंधेरा फैल रहा था, जिससे पानी में पेड़ों की डरावनी छायाएं बन रही थीं। हवा में ताजगी, नमी और कुछ अजीब सी मीठी गंध थी, जैसे सड़े हुए लिली के फूल। मैंने अपनी हाउस बोट को एक सुनसान जगह पर रोका जहां चारों ओर सिर्फ घने मैंग्रोव के जंगल थे। रात हो चुकी थी और पानी में एक गहरा सन्नाटा था। मैंने अपनी बोट के डेक पर लेटा और सितारों को देखने लगा। तभी मुझे पानी के अंदर से एक धीमी उदास आवाज सुनाई दी, जैसे कोई लोरी गा रहा हो, पर उसमें अजीब सा दर्द था। आवाज बहुत कम थी, पर इतनी स्पष्ट कि मुझे लगा कोई मेरी बोट के नीचे ही खड़ा है। मैंने अपनी टॉर्च जलाई और पानी में घुमाया, पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। यह सिर्फ पानी की आवाज नहीं थी। मैं बोट में लेटा था, पर नींद नहीं आ रही थी। वही आवाज अब मेरे कानों में गूंज रही थी और इस बार उसमें कुछ शब्द भी थे जो अस्पष्ट थे, पर मुझे लग रहा था कि वे मुझे कुछ बता रहे हैं। बोट में ठंड बढ़ती जा रही थी और मुझे लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ मेरी बोट के किनारे पर चल रहा हो। मुझे पानी के अंदर किसी की उपस्थिति महसूस हुई। मेरी सांसें तेज हो गईं। क्या यह सिर्फ मेरा वहम था या ये बैकवाटर सच में कुछ छिपा रहे थे? सुबह हुई और मैंने अपनी बोट से उतरकर मैंग्रोव के जंगल में जाने का फैसला किया। जंगल दलदली और घना था और उसके अंदर से एक अजीब सी मीठी गंध आ रही थी। मैंने देखा कि जंगल में कई पुराने टूटे हुए बर्तन पड़े थे जो पानी से भरे थे। एक बर्तन में एक पुराना फटा हुआ कपड़ा पड़ा था जो पानी में भीगा था। तभी मुझे दूर से एक धीमी उदास आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। आवाज जंगल से आ रही थी। मैं जंगल में और अंदर गया और देखा कि वहां एक छोटा पुराना खिलौना पड़ा है जो पानी में भीगा था और काई से ढका था। रोने की आवाज खिलौना के पास से आ रही थी। मैंने खिलौना को उठाया और जैसे ही मैंने उसे छुआ, मेरी आंखों के सामने सब कुछ घूम गया। मुझे कई भयानक दृश्य दिखाई दिए। एक नाव दुर्घटना, एक परिवार का डूबना और फिर कई लोगों की चीखें जो पानी में फंस गए थे और मर गए थे। मुझे समझ में आया कि यह सिर्फ एक शांत बैकवाटर नहीं था, बल्कि एक भयानक त्रासदी का स्थान था जहां कई लोग डूब गए थे और यह भूतिया बैकवाटर उन्हीं की आत्माओं को छिपा रहा था। खिलौना उस बच्चे का था जिसकी आत्मा अभी भी यहां भटक रही थी। मेरे हाथ से खिलौना छूट गया और जैसे ही वह पानी में गिरा, रोने की आवाज एक भयानक चीख में बदल गई और पानी के अंदर से कई छायादार आकृतियां उठने लगीं। वे सभी लोग थे जिनके चेहरे दर्द और गुस्से से भरे थे। वे वही लोग थे जो पानी में डूब गए थे और उनकी आत्माएं अभी भी यहां भटक रही थीं, अपनी मुक्ति का इंतजार कर रही थीं और मैं उनकी अगली उम्मीद था। मैं बोट की तरफ भागा, पर मुझे लगा जैसे वे छायाएं मेरा पीछा कर रही हैं और वे पानी के अंदर से मेरे पास आ रही हैं। केरल के बैकवाटर में एक डरावनी रात अब मेरे लिए सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी भयानक सच्चाई थी जहां आत्माएं हमेशा के लिए फंसी हुई थीं और मैं अकेला वहां फंस गया था।